इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन चाहते मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने, ये आस्था ही तो है जो एक पत्थर को भी भगवान बना देती है, भगवान बना देती है। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज भी हम शानदार सेशन देखने वाले हैं, मिनी टेस्ट ओवर हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम मिनी टेस्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। और बिल्कुल आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको एग्जाम कैलेंडर जब मिलेगा तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहें। और ये मिनी टेस्ट में हम टोटल 6 चैप्टर मतलब टॉपिक आप समझ लीजिए कि 6 टॉपिक को हम एक साथ रिवीजन कर रहे हैं, वो भी अच्छे अच्छे फैक्ट के साथ में। हम करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। आज से एक करंट अफेयर में कोशिश करूंगा कि डेली ऐड कर लिया जाए, और जो भी हो सकता है इसमें सारी चीज़ें ऐड की जाएंगी। बहुत ही शानदार रहेगा सेशन आपके लिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आंसर कीजिएगा कि हाल ही में न्यूकुम एल्लो उत्सव कहाँ मनाया गया था। आपके सामने ऑप्शंस है, फटाफट से आंसर करने की कोशिश करेगा। चलिए ठीक है, नमस्कार, जोहार, वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, ओके। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और जितने भी अरुणाचल प्रदेश आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप मैप में देखना चाहें, चलिए मैं आपको एक फ्रेश टैब में ले आ जाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको अरुणाचल प्रदेश थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, राइट। ये देखिए आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, राइट। ये बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। यहीं पर सूर्योदय आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है, सूर्योदय, राइट। और ये क्वेश्चन हाल ही में ग्रुप डी में पूछ चुका है। कैपिटल ईटानगर है, सभी को होता है, लेकिन सीएम पेमा खांडू आपको याद रखना है। गवर्नर कौन है? तो केवल्या त्रिविक्रम परनाइक। तो ये आपको याद रखना है, ये 3 चीज़ें। और भी यहाँ से कुछ दर्रे हैं, जैसे बोमडीला दर्रा है, दीफू है, दिहांग है, योंग्याप है। ये सारे के सारे आपको याद रखना है। टाइगर रिजर्व नामदफा है, मॉलिंग नेशनल पार्क है, राइट। यहाँ पर टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क है, और पक्के टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ओके। और भी अगर यहाँ से हम कुछ कवर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। वैसे एक बार देख लीजिए आप, वेट कीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ कुछ आप देख लीजिए यहाँ पर, कि इसका जो महोत्सव है, कौन कौन सा महोत्सव है। एक तो गोरसम कोर उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, सोलंग फेस्टिवल मनाया जाता है, सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है, पग्गे पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, फिर चचीन चराई महोत्सव है। तो ये आपको याद रखना है। जीआई टैग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये तांगसंगा कपड़ा है। सीएम श्रमिक कल्याण योजना यहाँ पर है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम में, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया आपको। परशुराम कुंड मेला भी यहाँ पर लगता है, ठीक है। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आपका लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब यहाँ से हम लोग कवर करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके फेस्टिवल्स हैं वो हम लोग कर लेते हैं। फेस्टिवल कुछ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए बहुत सारे फेस्टिवल जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं, वैसे फेस्टिवल हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, ओके। तो देखिए सबसे पहले लोसार फेस्टिवल, ये आपको जरूर याद रखना है कि ये नव वर्ष का त्यौहार है और मोनप्पा जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में तो मनाया ही जाता है, साथ ही साथ तिब्बत, नेपाल और भूटान में भी ये त्यौहार यानी कि लोसार फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा। सोनम लोसार त्यौहार ये तमांग समुदाय के द्वारा सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम और नेपाल में भी आपको ये सोनम लोसार उत्सव या त्यौहार देखने को मिलेगा। सूर्यकुंड मेला ये फरीदाबाद में, और ये शिल्प मेला होता है, राइट। और दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है, ओके। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य महोत्सव असम में मनाया जाता है। और गान नगाई महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, जो कि टोटल 5 दिन चलता है। थाईपुसम ये कई बार आपसे पूछा है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। सुमोलो महोत्सव ये असम में। उसके बाद
झुमोर बिन निधि महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद ये देखिए, दो तो बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। एक मकर विलक्कू पूछ लेता है और फ्लेमिंगो पूछ लेता है, राइट। मकर विलक्कू अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा केरल में, और फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट त्यौहार है इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया था। आंसर क्या था इसका? जो न्योकुम युल्लो महोत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 2। और 2 का भी आप लोग फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि इनमें से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मानव दुर्व्यवहार और बालाश्रम ये आर्टिकल 23 में है, ये आपसे पूछ रहा है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। बताना इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं तो स्किप नहीं कर सकते हैं। अगला है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है, ये भी देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है डी ऑप्शन, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना अनुच्छेद 31 में। इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम जो है ये 23 में है, ये बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण ये अनुच्छेद 29 में है, ये भी बिल्कुल सही है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना ये 31 में नहीं है, ये आपको 30 में देखने को मिल जाता है। तो यही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बात है यहाँ पर फंडामेंटल राइट की। तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो हम लोग फटाफट से एक बार देख लेते हैं, फटाफट से, ठीक है। आर यू रेडी? चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हो सकता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, वो हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या क्या आंसर करना चाहेंगे, बताइए। सबसे पहले वेट कीजिएगा थोड़ा सा। ओके, तो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्या क्या याद रखना है। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सबसे पहले याद रखना है कि इसका जो आर्टिकल है वो आपका 12 से लेके 35 है, ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो अधिकार है ये बिल्कुल जन्म से प्राप्त हो जाता है, जन्म से प्राप्त हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका कि मूल अधिकार को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है। ये निलंबन कैसे होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको हाईलाइट वाले बता दे रहा हूँ। और मूल अधिकार में संशोधन अगर करना चाहे कोई, तो कौन कर सकता है संशोधन? अगर संशोधन की बात करते हैं तो इसमें संसद संशोधन कर सकती है, अगर संशोधन किसी तरह के करने की जरूरत पड़े तो। लेकिन समाप्त तो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। और इसका जो मतलब हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है और आपको पता ही होगा। मौलिक अधिकार का आर्टिकल ऑलरेडी आप जानते हैं कि 14 से 18 आपका समानता का अधिकार है। उसके बाद 19 से 22 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 23 और 24 आपका शोषण के विरुद्ध विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 हो जाएगा। शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार ये 29-30 होता है, राइट। और यही 30 आर्टिकल अभी हमने बताया भी था आपको। उसके बाद आर्टिकल 32 आपका ये संवैधानिक उपचार हो जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको इतना ज़रूर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या था? इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन नंबर डी। और डी जितने भी आंसर कर रहे थे, क्योंकि शिक्षण संस्थानों की स्थापना आर्टिकल कितना में है, 30 में है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि निम्नलिखित में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार
पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए आंसर कीजिए। तो आपको पता है कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? कितने लोग आंसर करेंगे बताइए। अगर आपसे पूछे कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बलवंत राय मेहता समिति, सबसे पहले तो याद रख लीजिएगा कि ये 3 टायर से संबंधित है, 3 स्तर से संबंधित है। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, कब आया था ये? तो 1957 में आया था। वैसे इस प्रश्न का उत्तर आपने कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी। और जितने भी राजस्थान आंसर कर रहे हैं, राजस्थान के नागौर के एक बगदरी गांव है। कहाँ पर? तो ये गांव का नाम अगर आप चाहे तो याद रख सकते हैं, बगदरी। उस गांव का नाम है बगदरी गांव, जो कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और सबसे पहले यहीं पर आपको 1959 ईस्वी में ये आपको देखने को मिला था। और बलवंत राय मेहता समिति कब का है? तो ये 1957 का है। चलिए पंचायती राज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। तो स्विच करते हैं, थोड़ा सा वाइट पेज हम लोग लेते हैं और अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सारे के सारे जो फैक्ट है ना, जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा एक एक करके। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सभी का ईस्वी, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सभी का ईस्वी एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, वेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति याद रखना है कि 1957 का है। दूसरा संथानम समिति, जो इससे रिलेटेड है, ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, संथानम, सॉरी, संथानम समिति, ये आपसे पूछ लेगा। तो आपको बताना है कब? 1962 में। अगला समिति है आपका सादिक अली समिति। कुछ नया आपको जरूर सीखने को मिलेगा, तो ये आप नोट करते जाइएगा। ये समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो समिति, ये कब का है? तो ये 1977 का है। उसके बाद आप हनुमंता राय समिति याद रख लीजिएगा। ठीक है, CH हनुमंता राय समिति, ये कब का है? तो 1984 का है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है GVK राय समिति, ये समिति आपको याद रखना है कि 1985 का है। और LM सिंघवी समिति, जिन्होंने संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाया था, ये कब का है? ये नोट कीजिए, ये इसका ईस्वी पूछ लेता है, कई बार पूछा है। तो 1986 हो जाएगा। नेक्स्ट है PK थुंगन समिति, अगर आपसे PK थुंगन समिति पूछे तो आप याद रखेंगे 88। और 88 में ही एक और समिति था, ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं, गॉडगिल समिति। चलिए इसमें कुछ रैपिड फायर पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि जो प्रथम बैठक किसका होता है, उसी समय से इसका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। कार्यकाल 5 वर्षों का है, तो आपसे पूछ लेगा कि इनका जो कार्यकाल प्रारंभ होता है कब होता है। तो इनका जो प्रथम अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक, उस समय से गिनती इसकी शुरू हो जाती है। और ये आर्टिकल किस में है अगर आपसे पूछे, तो ये आपको जरूर याद रखना है कि 243 के ई में आपको देखने को मिल जाता है, ये आर्टिकल है, जो कि प्रथम बैठक से इसका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। कई बार आपसे पूछा है। और क्या क्या जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लागू करने वाला सबसे पहले कौन सा राज्य था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले ये लागू किया था? कितने लोग आंसर करते हैं? एक बार फटाफट से आंसर करने की कोशिश करेगा। और देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ आर्टिकल जरूर देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल से आप 100% खास करके JPSC में
क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा है, तो ये आर्टिकल आप ज़रूर देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट। जैसे 243 का ए आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 243 बी, ये ज़रूर एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा क्योंकि अब क्वेश्चन के नेचर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं और ये रिवीजन से ही चीज़ें याद रहेंगी आपको, ठीक है। तो एक बार फटाफट से आप भी कमेंट करते जाइए और चीज़ों को अगर आप नोट करते हैं तो नोट भी करते जाइएगा, जो इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट वो जो ज़रूर याद रखना है क्योंकि हर बार ये एग्ज़ाम में देखने को मिला है और लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये हम लोग एक बार रैपिड रिवीजन कर लेंगे जिसमें 243 के आपसे एग्ज़ाम में पूछा था और 243 वाई भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट इतना ज़रूर याद रखना है, ठीक है। चलिए अब फटाफट से हम लोग कर लेते हैं ये आर्टिकल में क्या क्या है। ये अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनेगा और सारी चीज़ें याद होनी चाहिए इसी सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आपको 243 के ए में आपको ग्राम सभा देखने को मिलेगा, ग्राम सभा, ठीक है। दूसरा में आपको पंचायत देखने को मिलेगा। ए से देखिए आप असेंबली याद रख सकते हैं, बी से बिल्डिंग यानी कि गठन एक तरीके से, ठीक है। बनाना, बी से बनाना यानी कि गठन, पंचायत का गठन, पंचायत का गठन। सी से क्या होता है, कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना, तो पंचायत का संरचना। या सी से आप क्रिएट याद रख सकते हैं, संरचना। डी से आपको क्या याद रखना है, आरक्षण, ठीक है, पंचायतों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण। ई में आपको क्या देखने को मिलेगा, ईयर, पदावधि, ठीक है, पंचायतों का पदावधि देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। एफ में क्या मिलेगा, तो अयोग्यता, जो पंचायतों के सदस्यों का जो अयोग्यता होता है, फेल्योर होता है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जी, जी में आपको इसका जिम्मेवारी, शक्ति देखने को मिलेगा, शक्ति। शक्ति या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। आई में क्या देखने को मिलेगा आपको, आई में जी के बाद एक एज कर लीजिए, अच्छा एज, एज पहले एज कर लेते, राइट। एज में आपका कर है, टैक्स है, टैक्स। आई में आपका क्या हो जाएगा, वित्त समिति का गठन। के वेरी इंपॉर्टेंट, ये निर्वाचन से संबंधित है। और वाई में नगर पालिका है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप जरूर याद रख लीजिएगा कि गोवा में जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, तो गोवा में तीनों जो मतलब स्तर है उसको क्या क्या बोला जाता है, ये आपको जरूर याद रखना है। तीन स्तर का क्या क्या नाम है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिनको पता है वो जरूर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। पहला तो इसका पहला स्तर होता है, क्या होता है, ग्राम पंचायत, ठीक है। दूसरा स्तर को बोलते हैं तालुका समिति, यही इंपॉर्टेंट था और ये भी पूछा है आपसे एग्जाम में, तालुका समिति। और नेक्स्ट थर्ड आपका जिला परिषद इसमें हो जाता है, जो कि सभी में है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि फर्स्ट टायर यानी कि एक स्तरीय शासन व्यवस्था, मतलब एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर है, एक स्तरीय। तो ये कुछ कुछ राज्य याद रखिएगा, केरल में। केरल से कैसे याद रखिएगा कि जब आप एक करेला खाते हैं तो कि बिल्कुल तीता लगने लग जाता है ना, तो आप खाना छोड़ देते हैं, तो एक ही खाते हैं और छोड़ देते हैं, मतलब एक स्तरीय है ये, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा। और देखिए पूरा जो है ना, पूरा, पूरा मतलब एक कंप्लीट, एक कंप्लीट। पूरा मतलब क्या होता है, गोटा, गोटा मतलब ये पूरा है, त्रिपुरा पूरा है, अपने आप में कंप्लीट है, एक है ये, तो एक यहाँ से भी ये इसका सेंस निकल के आ गया।
उसके बाद मणिपुर, मणिपुर। अब आपको कोई मणि मिलता है तो एक ही मणि मिलेगा ना, बड़ा सा। अगर आप जंगल में गए और सांप का कुछ मणि मिल गया तो एक ही मणि मिलता है, तो ये एक हो गया मणिपुर। उसके बाद आपका हो गया सिक्किम। आपके पास कोई सिक्का है और टॉस करना है तो आप कितने सिक्के का यूज करते हैं? एक सिक्के का यूज करते हैं, तो कम से कम एक स्तर वाला आपको जरूर याद रखना है। दो स्तर वाला असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा है। चार स्तरीय बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्तरीय, फोर्थ टायर जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाता है। और ये चार टायर कौन कौन सा है ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ और उसमें मैं बताता हूँ कि वेस्ट बंगाल में ये चार का नाम क्या क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रख लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है ना, तो उसके हिसाब से आपको भी अपना लेवल बढ़ा देना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल में आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन सा चार स्तरीय में शामिल नहीं है, ऐसा पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत देखने को मिल जाता है, ग्राम पंचायत। दूसरा में अंचल पंचायत। तीसरा में आपको आंचलिक परिषद। चौथा में आपको देखने को मिल जाता है जिला परिषद। तो इस तरीके से चार टायर यानी कि चार स्तर आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ये आपको जरूर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पर लागू नहीं है, कहाँ कहाँ पर लागू नहीं है ये बताइए। कि जो आपका ग्राम पंचायत है, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू नहीं है, तो एक आपको याद रखना है कि मेघालय में नहीं है। नोट करिए अगर आप नोट कर रहे हैं तो। पहले आपको याद रखना है कि मेघालय में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मिजोरम में नहीं है ये। नागालैंड में नहीं है। नहीं है तो फिर यहाँ क्या है? सवाल ये भी है कि अगर यहाँ पर पंचायती राज नहीं है तो यहाँ पर क्या है? यहाँ जनजातीय परिषद है, ये भी नोट करिए जरा। यहाँ पर जनजातीय परिषद है। ठीक है? इसके अलावा दिल्ली में नहीं है आपका। तो इन सारी चीज़ों को इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था सारा कुछ जो मैंने आपको बता दिया है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक साथ रिवीजन करने में आपको आसानी पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर था कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी? इसका आंसर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में भी कहाँ पर? तो बगदरी गांव में। कब? तो 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय पीएम कौन थे? वो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो पहला था। लेकिन इसके बाद अगर पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में ये दूसरा लगा था। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनुपालन करने वाला पहला राज्य अगर आपसे पूछता है तो आंसर आप एमपी कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 73वां संविधान संशोधन का अनुपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लीजिए एक और जबरदस्त टॉपिक, पंचवर्षीय योजना, जहां से एक क्वेश्चन हमेशा और हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 का। सभी को आंसर कीजिएगा, बताइए। सभी को आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ कुछ गलत आंसर भी आ रहा है, सही आंसर भी आ रहा है,
तो सही आंसर करने की कोशिश कीजिए फटाफट से। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी नवीं पंचवर्षीय योजना आंसर कर रहे हैं, नवीं पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड बताइए कि इसका टाइम पीरियड क्या था नवीं पंचवर्षीय योजना का, फटाफट से बताइए। तो अगर आपसे नवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पूछ लेता है तो 1997 से लेके 2002 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और पॉइंट वो हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड हमने देख लिया था, अब पंचवर्षीय योजना का हम लोग देखते हैं। राइट, ओके, वेट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा ताकि मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता पाऊँ। ठीक, चलिए सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा एडजस्ट कर ले रहा हूँ, बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा थोड़ा सा। वेट वेट, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान का सबसे पहले हमें टाइम पीरियड देखना है और टाइम पीरियड के बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे। राइट, तो ये 12 पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा टाइम पीरियड रहा था। तो 1951 से ये 56 तक पहला टाइम पीरियड रहा। दूसरा 1956 से, आप इसी तरीके से साथ में लिखते जाइएगा, आपको बहुत चीज़ याद हो जाएगा। और मतलब याद रखना ही आजकल चैलेंजिंग है क्योंकि कन्फ्यूज़न यहीं से ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक गैप है, मतलब एक गैप बोल सकते हैं, योजना अवकाश है यहाँ पर, तो इसको हम हटा देते हैं। राइट, हाँ, यहाँ पर गैप है। गैप में क्या है, तो 66 से लेके 69 तक इसमें पंचवर्षीय योजना नहीं बल्कि इसमें क्या है, योजना अवकाश है। और योजना अवकाश में क्या क्या काम हुआ वो भी डिस्कस करेंगे। और फोर्थ नंबर पे 1969 टू 74 है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो मात्र कितने साल, तो मात्र 4 साल चली थी, ये भी कई बार आपसे पूछता है। छठा में है कि ये 1980 से लेके ये 1985 तक चला था। तो एक बार यहाँ पर फिर से जो है वो आपका 78 से लेके 80 तक क्या है, योजना अवकाश है। ठीक है, चलिए सातवें नंबर पे आपको याद रखना है कि 1985 से लेके 90 तक है, 1990 तक। फिर देखिएगा आप कि 1990 से लेके 1990 से 92 तक आपका योजना अवकाश हो जाता है। और आठवें नंबर पे देखिएगा कि 1992 से फिर से स्टार्ट हो जाता है और कब तक चलता है, ये 1997 तक चलता है। ठीक है, फिर नाइन्थ में आप देखेंगे कि नवी जो पंचवर्षीय योजना होता है इसका टाइम पीरियड होता है 1997 से लेके कब तक होगा, 2002 तक हो जाएगा। उसके बाद 10वीं आपका हो जाएगा 2002 से 2007 तक। ठीक है, 11वां आपका हो जाएगा 2007 से लेके 2012 तक। और जो 12वां निर्धारित किया गया था वो 2012 से लेके 2017 तक कर लिया गया था, लेकिन ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब एक एक करके देखते हैं फटाफट से। अब देखिए पहली पंचवर्षीय योजना एक एक करके देखते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। धैर्य बनाए रखिए क्योंकि अब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब वन लाइनर टाइप से पढ़ने और पढ़ाने से फायदा नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाए। तो पहला आपका है 1951 से लेके 1956 तक। अब इसमें क्या क्या काम हुआ है मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ दोबारा से। अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका पहली पंचवर्षीय योजना में याद रखना कि इसमें पीएम कौन रहेंगे। इसमें पीएम रहेंगे नेहरू जी। नेहरू जी इसमें पीएम है। काम का क्या क्या हुआ है, सबसे पहले तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2.4, लेकिन प्राप्ति हो जाता है 3.6, यानी कि पहला पंचवर्षीय योजना कुल मिला के ठीक ठाक रहा, सफल रहा, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मॉडल क्या था, मॉडल हर बार आपसे पूछता है और बार बार पूछेगा फिर पूछेगा। तो मॉडल आपको याद रखना है कि हेराड डोमर मॉडल, हेराड डोमर मॉडल। इसमें काम क्या क्या हुआ, काम वेरी इंपॉर्टेंट, काम आपसे बार बार पूछता है, तो चलिए हम लोग भी बार बार इसको रिवीजन करते हैं।
तो काम में आपको याद रखना है कि इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था 2 अक्टूबर 1952 को। तो ये भी आपसे पूछता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से? 2 अक्टूबर 1952 को ये चला था। कहाँ से लिया गया था? फर्स्ट सबसे पहले ये यूएसए से हुआ था। तो सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, याद रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई की स्थापना कब? तो 1955 में, जुलाई मंथ में। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ पर कि सिंदरी की स्थापना हुई थी। सिंदरी जो कहाँ पर? धनबाद में है। कब की बात है? 1951 की बात है, सभी को जानते हैं। उसके बाद 5 आईआईटी की स्थापना हुई थी। आईआईटी की स्थापना हुई थी कब? तो ये भी आप देखिएगा, यही टाइम पीरियड 1956 के आसपास था। और एक यूजीसी, यूजीसी की भी स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है। और भी इसमें क्या हुआ था? प्रसार भारती, प्रसार भारती। ठीक है। इसके अलावा दामोदर नदी घाटी, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो ये सारे के सारे हुए थे पहली पंचवर्षीय योजना में। ये आपको जरूर याद रखना है। तो आज हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना थोड़ा डिटेल में देख लिए, और जो कि नवीं के बारे में पूछा हुआ है, तो नवीं भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, और बाकी धीरे धीरे इसी तरीके से रिवीजन करते रहेंगे। नवीं हमारा आंसर था इसका, तो 1997 से लेके ये कब से कब तक चला है? बताइए। 2002 तक चलेगा, राइट? 2002 तक इसका टाइम पीरियड रहा है, 9th पंचवर्षीय योजना। ये मॉडल इसका क्या था? अगर आपसे पूछ लेता है तो आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल। एटलीस्ट मॉडल मैं रिवीजन करवा दूंगा कि मॉडल आपसे पूछता ही पूछता है। ठीक है, ओके। आगत निर्गत मॉडल, और आपको पता लग गया कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि इसका जो था वो लक्ष्य था। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था, कब हुआ था बताइए? इसमें सेकेंड परमाणु परीक्षण कब हुआ था? इनको याद है? 1998 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोखरण में। और ये पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। अच्छा, ये तो आपका ये दूसरा हुआ था। अगर आपसे पहला पूछ ले तो पहला कब हुआ था? कितने लोग आंसर करेंगे बताइए? पहला जो परमाणु परीक्षण है वो कब हुआ था? 74 में। वेरी गुड। ठीक है, कब हुआ था? फटाफट से आंसर करिए, और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग एक बार इसमें मॉडल रिवीजन कर लेते हैं, पहला से लेके जो भी इसमें इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं वो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। तो पहला में हम लोग का क्या था? हेराड डोमर मॉडल। थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगा लेकिन इंफॉर्मेटिव है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते हैं, रिवीजन आपका हो रहा है। दूसरा नंबर पे दूसरा पंचवर्षीय योजना में था, इसमें महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल। तीसरा में जो था वो सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। सैंडी सुखमय चक्रवर्ती, और पीसी अलोनोबिस इसमें भी थे, लेकिन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती आपका मुख्य रूप से होता है। चौथा में अगर आपसे पूछेगा तो गॉडगिल फॉर्मूला। या आपको अशोक रुद्र भी देखने को मिलेगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपका डीपी धर मॉडल, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। डीपी धर मॉडल, या फिर माने मॉडल भी बोला जाता है इसे, माने मॉडल। ठीक है, चलिए। उसके बाद छठा नंबर में अगर आपसे पूछता है तो आप आगत निर्गत बोल सकते हैं।
आगत निर्गत मॉडल आप बोल सकते हैं, या फिर एक और मॉडल इसको आप बोल सकते हैं डीटी लकड़वाला मॉडल। ठीक है। 7वें नंबर पे जो मॉडल है उसको बोला जाता है वस्तु मजदूरी मॉडल। ठीक है, वस्तु मजदूरी मॉडल। नेक्स्ट है 8वें नंबर पे आपका, ये 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। 9वें नंबर पे आएगा आपका आगत निर्गत। आगत निर्गत मॉडल। और 10वें नंबर पे आपका आ जाएगा, इसमें योजना आयोग का पत्र आता है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद नहीं रखेंगे। 11वां इंपॉर्टेंट है सी रंगराजन मॉडल, हालांकि इसमें भी योजना आयोग का पत्र होता है, लेकिन 11वां आपको जरूर याद रखना है सी रंगराजन मॉडल। और 12वें नंबर पे भी सी रंगराजन मॉडल। ये सारे के सारे मॉडल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है आपको। तो अभी तक सेशन कैसे लग रहा है एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है शानदार तरीके से। एक बार रिपीट करिए हमारे साथ में दोबारा से। हिराट डोमर मॉडल भाला में है, दूसरा में पीसी महालनोबिस मॉडल, तीसरा में सैंडी सुक में, चौथा में गॉडगिल फॉर्मूला या अशोक रुद्र, उसके बाद पांचवा में डीपीधर मॉडल, मन्ने मॉडल भी बोला जाता है इसको, आगत निर्गत या डीटी लकड़वाला मॉडल छठा में, सातवां में वस्तु मजदूरी मॉडल, आठवां में जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, और नौवां में आगत निर्गत मॉडल। अगर 10वां में पूछता है तो योजना आयोग का जो है वो पत्र आता है। 11वां में सी रंगराजन मॉडल, और 12वां में आपका जो है उस बी सी रंगराजन मॉडल होता है। और 12वां में जो प्रमुख इसका उद्देश्य होता है वो सभी गांव में बिजली पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगर 10वां नंबर मतलब 12वें की अगर बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की तो। ठीक है, चलिए ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो जा रहा है ना, कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, और बी जितने भी आंसर कर रहे थे सही है। थोड़ा सा ऑप्शन को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 1992 से लेके 1997 में था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो डब्ल्यू मिलर, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। 8वीं पंचवर्षीय योजना। और क्या यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से याद रख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन पर इसमें जोर दिया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें पीएम जो थे 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वो नरसिम्हा थे। ठीक है, नरसिम्हा राव, ये भी आप याद रख सकते हैं। यानी कि इसमें पीएम याद रखना है, इसका लक्ष्य जरूर याद रखना है कि क्या उद्देश्य था। तो उद्देश्य था इसका क्या, मानव संसाधन पे जोर दिया जा रहा था और ठीक ठाक रहा था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन सदस्य बना था भारत 1 जनवरी 1955 में। और प्रधानमंत्री जवाहर योजना की शुरुआत हुई थी 1993 के आसपास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का अगर आपसे टाइम पीरियड पूछता है तो आपका आंसर क्या हो सकता है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बताइए। 2002 से लेके 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है, जो कि किस पे, तो योजना आयोग के पत्र पर आधारित है। और इसमें सामाजिक न्याय, समता के साथ आर्थिक विकास और ऊर्जा पर बल दिया गया था। और सबसे बड़ा जो लक्ष्य रखा गया था, इसमें आय को दुगना करना, आय को दुगना करना, आय को राइट, आय को दुगना करना इसका लक्ष्य रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि सी रंगराजन मॉडल पर आधारित था, इसका लक्ष्य था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास करना, जिसमें स्वच्छ पेयजल पर मुख्य रूप से इसमें टारगेट किया गया था। स्वच्छ पेयजल को और शिक्षा के क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करना इसमें यहाँ पर उद्देश्य था। ये 2-3 चीजें यहाँ से याद रखनी है। तो ये लगभग एक अच्छा खासा रिवीजन आपका हो गया होगा। ठीक है, ओके। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5।
राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर करना है। वेयर इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर लोकेटेड? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए और जितने भी लोग हैं सभी को आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर तेलंगाना, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी आप आंसर कर सकते हैं, तेलंगाना। ठीक है, कब बना था ये राज्य? 2 जून 2014 को बना था। चलिए, कुछ संस्थान की बात आई है तो संस्थान वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और फिर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए एक नया पेज ले लेते हैं और फटाफट से आप भी नोट करते जाइएगा। जो इम्पोर्टेंट संस्थान है वो हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, आप भी लिखिए, लिखने का आदत सही है क्योंकि लिखेंगे तभी चीजें याद रहेंगी। मवेशी प्रजनन संस्थान कहाँ पर है बताइए? मैं पूछते जाता हूँ, आप कमेंट करते जाइएगा। मवेशी प्रजनन संस्थान। दूसरा बताना है नेशनल डायरी रिसर्च। तीसरा आपको बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहाँ पर है? अब कमेंट करते जाइए साथ में, वायरोलॉजी, राइट। फोर्थ नंबर पे आप बता दीजिएगा कि पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वेक्षण कहाँ पर है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए, फिफ्थ नंबर पे आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये बताना है। छठा नंबर पे आपको बताना है भारतीय मौसम विज्ञान वैद्यशाला। भारतीय मौसम विज्ञान वैद्यशाला। सातवां नंबर पे एक आप बता दीजिए कि सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए फटाफट से बताइए, एक बार कमेंट कीजिए। मवेशी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है बताइए? मवेशी प्रजनन संस्थान आपका हिसार में है। नोट करिए, ये हिसार में भी कहाँ? हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में है। ये भी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी काफ़ी चर्चा में रहा था। पुणे महाराष्ट्र में है ये, पुणे महाराष्ट्र में। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये बताइए कितने लोग को पता है? ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है। चेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, ये भी आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है। भारतीय मौसम वैद्यशाला कहाँ पर है? ये बताइए। ये भी आपका न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल आलू तो सभी को जानते हैं कि ये शिमला में है। शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इतना कम से कम आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, एक दो और मुझे याद आ रहा है। गन्ना प्रजनन केंद्र बताइए आप लोग। गन्ना प्रजनन संस्थान, ये आपसे पूछ लेता है। पूछा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। और एक लेदर वाला आपका एनटीपीसी में पिछली बार पूछा हुआ है, लेदर। लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो लेदर आप जरूर याद रख लीजिएगा, ये चेन्नई में है। और गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो ये इम्पोर्टेंट संस्थान थे जो आपको एटलीस्ट ज़रूर याद रखना है। ओके, तो
एक बार रिवीजन कीजिए हमारे साथ में, आप खुद भी पढ़िए एक बार। चलिए, मवेशी प्रजनन संस्थान हिसार हरियाणा में है। उसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च, ये करनाल हरियाणा में है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये न्यू दिल्ली में। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, ये न्यू दिल्ली में। भारतीय मौसम वैद्यशाला, न्यू दिल्ली में। सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में। और गन्ना प्रजनन केंद्र तमिलनाडु में। और लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका चेन्नई तमिलनाडु में। तो इन सारी चीज़ों को आप इसी तरीके से याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या था? इस प्रश्न का उत्तर, जितने भी आप हैदराबाद आंसर कर रहे थे, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, देहरादून से कुछ याद रखा जा सकता है क्या? देहरादून से किन्हीं को भी कोई भी इंफॉर्मेशन है तो फटाफट से बताइए कि देहरादून से आप क्या क्या याद रख सकते हैं। एक ही केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान याद रख सकते हैं। वन अनुसंधान संस्थान आप जरूर याद रख सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर देहरादून से आप याद रखना चाहें तो एक भारतीय पेट्रोलियम संस्थान याद रख लीजिएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चलिए, अहमदाबाद से कुछ याद रखा जा सकता है? बिल्कुल याद रखा जा सकता है। अहमदाबाद से दो चीज आप याद रख सकते हैं। कौन कौन सा? एक वस्त्र अनुसंधान संस्थान, नोट करिए, वस्त्र अनुसंधान संस्थान। और दूसरा आप याद रख सकते हैं कि इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान। ठीक है, स्वास्थ्य संस्थान, ये दो संस्थान आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अच्छा, बेंगलुरु एक छूट रहा है। अगर आप बेंगलुरु से एक चीज नोट करना चाहें तो क्या याद कर सकते हैं? नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1940 में अब यहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है, तो झारखंड के लिए भी आपको रेडी रहना है और इसका आंसर आपको जरूर करना है। बताइएगा कि 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? ये वेरी इजी और सभी को इसका आंसर कर सकते हैं, तो फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिएगा। जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ये रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में भी कहाँ पर हुआ था बताइए? ये रामगढ़ में भी किस स्थान पर हुआ था, ये आपको बताना है। फटाफट से एक बार आंसर करिएगा जितने भी लोग हैं। तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस, जितने भी आंसर कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। रामगढ़ में आयोजन किया गया था, लेकिन रामगढ़ में भी कहाँ, ये आप कमेंट कीजिएगा। कितने लोग कमेंट करते हैं, ये एक अच्छा प्रश्न माना जा सकता है। वैसे इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। एक पेज लेके, राइट? चलिए, एक नया पेज लेते हैं और आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं। तो ये जो 1940 वाला टाइम पीरियड है, इसमें हमको क्या क्या देखने को मिला है? तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा सा, वेट। ओके, तो 1940 में आपको दो चीज़ याद रखना है, जो कल मैंने आपको बताया था। क्या? एक रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन, रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो, और रामगढ़ में ही आपका क्या हुआ था? रामगढ़ में ही विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो कल हमने आपको कांग्रेस अधिवेशन के बारे में ब्रीफ कर दिया था। एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन करा दे रहा हूँ। ये ऑलरेडी कल करवाया हुआ था, एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से, रिवीजन हो जाएगा। इसमें अगर आपसे अध्यक्ष पूछता है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। उसके बाद स्वागत समिति के अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। स्वागत समिति का उपाध्यक्ष पूछता है तो दो लोगों का नाम मैंने बताया था आपको, श्री कृष्ण और सैयद महमूद। अगर स्वागत समिति का महासचिव अगर आपसे पूछता है तो इसमें याद रखना है अनुग्रह नारायण सिंह। और इसमें पदाधिकारी हमने क्या बताया था? अंबिका कांत सिंह। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं अखिल भारतीय, इसको नोट करिए अच्छे से, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या क्या याद रखना है।
इसमें सबसे पहले याद रखना है कि रामगढ़ से स्टार्ट हुआ, रामगढ़ में, और रामगढ़ में भी कहाँ पर, तो ये जगह का नाम आपको जरूर से याद रखना है, बेटिहा गांव में, राइट, बिहिटा है एक्चुअली, बिहिटा गांव में, ठीक है। ये गांव का नाम आपको जरूर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सम्मेलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें मुख्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो सहजानंद सरस्वती। मुख्य प्रस्ताव अनुमोदन किसने किया था, अनुमोदन अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है अनुमोदन किया था सरदार शार्दुल सिंह कविश्कर ने, ठीक है, नोट करिएगा, शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह केवल याद रखिए शॉर्ट में, शार्दुल सिंह कविश्वर, ठीक है। ये अनुमोदन इसने किया था। और 1940 के दौरान ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। और इसी समय एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की जाती है एम एन रॉय के द्वारा, यानी कि मानवेंद्र राय के द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो आपको याद रखना है। और ये जो आपका चला था ना कांग्रेस का अधिवेशन, ये 19 से 20 मार्च को चला था, ठीक है। बाकी सारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोग वहाँ पे करते हैं, राइट। हालांकि ये पीडीएफ जो लिखा हुआ मिल रहा है ना, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, राइट। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखिए, तो अखिल भारतीय विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ पर, रामगढ़ में किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बिहिटा गांव में, बिहिटा। तो ये जगह का नाम आपको जरूर याद रखना है। जयपाल सिंह मुंडा से आप याद रख सकते हैं, इनका जन्म हुआ था 1903 में, राइट। और इनकी मृत्यु हुई थी ब्रेन हेमरेज के कारण 1970 में। और जयपाल सिंह मुंडा ने ही झारखंड पार्टी की स्थापना की थी 1950 में। इसके बारे में डिटेल में अभी कुछ देर बाद हम लोग देख रहे होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन होता है, स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं। खैर, टाइम पीरियड बता दीजिएगा इनका क्या टाइम पीरियड रहा था। एम एन रॉय यानी कि मानवेंद्र रॉय ने क्या किया था, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी इसी दौरान, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप इसी तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए जितने भी आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला कि झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था। मैंने बोला था ना कि झारखंड पार्टी नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। तो झारखंड पार्टी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। इसका पहले तो करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है। 1950 में झारखंड पार्टी का स्थापना हुई थी, लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव में कब ये भाग लिया था। वेरी गुड, इसका आंसर आ चुका है 1952। और जितने भी बी आंसर कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए झारखंड पार्टी का पूरा डिटेल देखते हैं कि झारखंड पार्टी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। चलिए, और देखिए ये जो आप टेस्ट दे रहे हैं, जो मिनी टेस्ट के नाम से जाना जा रहा है, मैं डिटेल कर दे रहा हूँ। और इसका जो टेस्ट है, अब इसका टेस्ट भी दे सकते हैं कहाँ पर, तो ये एप्लीकेशन में बिल्कुल ये फ्री टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। मुझे लगता है कि 12 से लेके 2 के बीच में ये टेस्ट अपलोड हो जाएगा, तो आप यहाँ से टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो झारखंड पार्टी से रिलेटेड कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, जो हर बार आपसे पूछा जाता है झारखंड पार्टी से रिलेटेड। नोट करिए आप भी मेरी तरह, क्योंकि नोट करना पड़ेगा, नोट करेंगे तो आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। सबसे पहली बात याद रखना है कि इसकी स्थापना कब होती है, 1950 में। स्थापना कौन करते हैं, तो जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। और भी कुछ संस्थान देखेंगे, जैसे आप सबसे पहले देख लीजिए कि उन्नति छोटा नागपुर की स्थापना होती है, राइट। सबसे पहले तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। उसके बाद तो उन्नति छोटा नागपुर की स्थापना होती है 1915 में। उसके बाद किसान सभा की स्थापना होती है 1930 में। कैथोलिक जो सभा है छोटा नागपुर कैथोलिक का,
की स्थापना होता है 1933 में, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो संथाल परगना जो आदिवासी महासभा है, जो जाके फिर आदिवासी महासभा बन जाएगा 1938 में, जो है 1938 में ये थियोडोर सूरिन के द्वारा स्थापना होता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो एक पार्टी की स्थापना होती है जिसमें जयपाल सिंह और जस्टिन रिचर्ड रहते हैं, यूनाइटेड झारखंड पार्टी, जिसकी स्थापना 1948 में होती है, 1948 में। उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा इसका नाम रखते हैं क्या, झारखंड पार्टी, जो कि 1963 में फिर विलय हो जाता है। तो चलिए हम लोग झारखंड पार्टी तक पहुंच चुके हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका विलय कब हो जाता है, तो विलय अगर पूछे कि कांग्रेस में विलय, कांग्रेस में, राइट, तो कांग्रेस में विलय हो जाता है जून 1963 में, इसमें विलय हो जाता है। ये आपको याद रखना है। और क्या इसमें ध्यान रख सकते हैं, बताइए बताइए, इसमें और क्या याद रखा जा सकता है। चुनाव चिन्ह इसका क्या है, चुनाव चिन्ह क्या था, चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप, मुर्गा छाप इनका चुनाव चिन्ह था। और क्या याद रख सकते हैं चुनाव चिन्ह से रिलेटेड, अब चुनाव की बात करते हैं तो 1952 में इसका पहला चुनाव होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कब होता है बताइए, 1952 के बाद दूसरा कब होगा, 1957 में होगा, 5 साल बाद, राइट। उसके बाद कब होगा, 1962 में होगा, राइट। अब फटाफट से बता देना है कि कब कितनी कितनी सीटें मिली थी जब पहली इनकी चुनाव हुआ, पहला इनका चुनाव हुआ, तो इसमें इनको कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो इसमें 33 सीटें, 33 सीट्स, ठीक है। जिसमें ये विपक्ष के रूप में भी रहे थे, आपको पता होगा, ठीक है, ये विपक्ष के रूप में भी रहे थे। चलिए उसके बाद अच्छा, 1952 में ही इनका चुनाव चिन्ह का नारा क्या था, तो नारा नोट कर लीजिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि मे भी आपसे पूछा जा सकता है। ये अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ ले। झारखंड अबुआ डाकू दीकू सोनुआ, ठीक है। ये नारा दिया गया था पहला जो इनका चुनाव हुआ था जिसमें 33 सीट ये विपक्ष के रूप में रहे थे। और 1957 में कितने सीटें मिली थी बताइए, इसमें सीटें मिली थी 32। और 1962 में ये घट के कितना हो गया था बताइए, ये 20 इसका सीट हो गया था। ये इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे। अच्छा, इसमें जो झारखंड पार्टी ने झारखंड निर्माण की बात की थी, इसमें टोटल कितने राज्य की सीमाएं शामिल थी, टोटल कितने जिले, मतलब टोटल 16 जिलों की बात हुई थी, ठीक है। 16 जिलों की बात हुई थी जिसमें आप देख लीजिए कि इसमें बिहार के 7 थे, बिहार के 7 जिलों को शामिल करने की बात हुई थी। उड़ीसा के 4, उड़ीसा के कितने, तो उड़ीसा के 4, बंगाल के कितने, बंगाल के 3, और मध्य प्रदेश के 2, मध्य प्रदेश के 2। तो 7 4 11, 11 3 14 और 2 16, तो 16 जिलों को जो है मिला के और इसको झारखंड गठन का प्रस्ताव रखा गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात भी है कुछ इम्पोर्टेंट दल की, कुछ इम्पोर्टेंट समिति की, पार्टी की। तो फटाफट से हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्थापना जे बार्थोलोमन, जिसको झारखंड निर्माण आंदोलन का जनक बोला जाता है, 1952 में इसकी स्थापना होती है। फिर उसके बाद छोटा नागपुर उन्नति समाज, उन्नति समाज की स्थापना कब होती है, तो 1915 को। चलिए मैं इसवी लिख देता हूँ, बाकी आप ये कर लीजिएगा, राइट। 1930 में क्या होता है, किसान सभा की स्थापना, राइट। 1933 में क्या होता है बताइए, तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना। 1938 में क्या होता है, आदिवासी महासभा की स्थापना। फिर 1948 में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कि जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा स्थापना किया गया था, यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना। उसके बाद 1985 में 50 में सॉरी झारखंड पार्टी की स्थापना। 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना सुखदेव महतो के द्वारा। फिर 1965 में ललित कुजूर के द्वारा बिरसा सेवा दल की स्थापना।
अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में। उसके बाद फिर से एक झारखंड पार्टी बना था 1969 में, जिसमें NE होर्रो थे, जो कि बाद में फिर अखिल भारतीय झारखंड पार्टी अलग निर्माण करते हैं, राइट। हुल झारखंड पार्टी अगर पूछेगा तो 1969 में। सोनोथ संथाल समाज की स्थापना 1970 में। उसके बाद मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना 1971 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि फरवरी में मतलब ये अपना क्या स्थापना दिवस मनाई है 73 में, 4 फरवरी 1973 को, ठीक है, 4 फरवरी 1973 को। नेक्स्ट नोट करिएगा कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना 1986 में निर्मल महतो और शिबू सोरेन ने किया था, जिसको आप आजसू के नाम से जानते हैं। 1986 में आजसू का गठन हुआ था। उसके बाद समन्वय समिति की स्थापना हुई थी 1987 में, और झारखंड विषयक समिति की स्थापना हुई थी 1989 में, और झारखंड स्वशासी परिषद जो आपसे पूछा जाता है 1995 में। इसी सीक्वेंस में सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए 1930 में हमने क्या देखा था, तो आप बोलेंगे किसान सभा। अब खुद भी लिखिए और इसको रिवाइज कीजिए। 33 में क्या होगा, कैथोलिक, ठीक है। 33 में क्या हो जाएगा बोलिए, कैथोलिक महासभा। 38 में आदिवासी महासभा। महासभा। चलिए 48 में क्या हो जाएगा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। 1950 में झारखंड पार्टी। 54 में सुखदेव सिंह के द्वारा किया गया था, बताइए, छोटा नागपुर संयुक्त संघ। 1965 में ललित कुजूर के द्वारा बिरसा सेवा दल। 1966 में बताइए, किन्हीं को याद है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी बागुन सुमरई के द्वारा 1967 में। 1969 में हुल झारखंड पार्टी। 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा। सोनोत संथाल समाज की स्थापना। 1971 में नोट कीजिए मार्क्सवादी समन्वय समिति, जो कि AK राय के द्वारा ये किया गया था स्थापना, मार्क्सवादी समन्वय समिति। 1973 में बहुत पॉपुलर है, 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के द्वारा, ठीक है, JMM की स्थापना। आजसू की स्थापना। आजसू, और ये एग्जाम में पूछा था आपसे JSSC सीजल में कि जो आजसू की स्थापना है ये आसू के तर्ज पर किया गया था, जो असम में कार्यरत था उस समय, ठीक है। 1987 में झारखंड विषयक समिति समन्वय समिति, माफ कीजिएगा, झारखंड समन्वय समिति। और विषयक समिति कब, झारखंड विषयक समिति, झारखंड विषयक 89 में। और 1995 में बताइए बिहार सरकार के द्वारा गठित किया गया था झारखंड स्वशासी परिषद। ठीक है, तो इन सारी चीजों को इसी सीक्वेंस में याद रखिए, एक भी क्वेश्चन अब यहाँ से आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है, ओके।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन, पहले तो इस प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया था। इस प्रश्न का उत्तर था 1952, और जितने भी 1952 आंसर कर रहे थे बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले ये, जब 1952 में कितनी सीटें मिली थी, तो 33 सीटें में। और 1957 में कितनी सीटें, तो इसमें कितने सीटें मिले थे, 32 32। और 1962 में कितने सीटें मिली थी, 20 सीटें। और इसका विलय कब हो जाता है, 1963 में विलय हो जाता है विनोदानंद झा के पहल पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 8। जंत गाना के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए इसका। करेक्ट आंसर, करहा, ढोल, धमसा, डमरू। कौन सा, बताइए फटाफट से। काफी कम लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी लोग हैं शानदार सीखेंगे आप। मतलब सीखेंगे क्या, रिवीजन होगा आपका, पहले से जानते हैं बहुत कुछ। तो चलिए ऐसा करते हैं कि एक बार हम लोग वाद्य यंत्र को देख लेते हैं। जो हमारा वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है। वेट कीजिए, ओके। तो इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र हम लोग देखते हैं जल्दी से। वाद्य यंत्र में हम लोग क्या क्या याद रख सकते हैं। तो देखिए, वाद्य यंत्र से आपका क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है और फिर पूछा जाएगा। तो वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्या क्या याद रखना है, पहले तो 3 कैटेगरी में इसको हम बांटते हैं। एक को बोलते हैं तंतु वाद्य, दूसरा को बोला जाता है सुशीर वाद्य, जिसको हम फूंक कर बजाते हैं। तीसरा को बोलते हैं ताल वाद्य, जिसको हम ठोक कर बजाते हैं। और ताल वाद्य में भी 2 टाइप हम देखते हैं, कौन कौन सा। एक हम लोग देखते हैं घन वाद्य, और एक देखते हैं औनध्य, औनध्य वाद्य। ठीक है। तंतु वाद्य में क्या होता है, जैसे एक तारा, इसमें तारे के कंपन के द्वारा बजाया जाता है तंतु वाद्य में। ठीक है, जिसमें ये तार हो सकता है, रेशम का डोरी हो सकता है, ऐसा कुछ भी चीज हो सकता है जिससे कंपन न पैदा हो। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेना चाहे तो एक तारा इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इस तरीके से जो आपका एक तारा रहता है जो कि एक डोरी के कंपन के द्वारा बजाया जाता है, तो आपका एक तारा इसका एक एग्जाम्पल है। एक केंद्रा या केंद्री, जिसको क्या बोला जाता है, झारखंड का वायलिन बोला जाता है। भुवांग इसका एक एग्जाम्पल है तंतु वाद्य में। चलिए सुशीर वाद्य में, जिसको हम क्या करते हैं, फूंक कर बजाते हैं। ठीक है, तो ए बांसुरी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरह से अगर आप बांसुरी बजाते हैं तो एक कन्हैया वाला ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ये बांसुरी, और ये बांसुरी जो है ना, इसमें जो बजाया जाता है फूंक के बजाया जाता है। और बांस जो हम यूज करते हैं बांसुरी का, उसको डोंगी बोलते हैं। मतलब डोंगी नामक जो बांस होता है उसका बहुत अच्छा बांसुरी बनता है। ठीक है, और ये एक लोकप्रिय मतलब बांसुरी जो है ना, बांसुरी है तो पहले लिख लीजिए बांसुरी। ये एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ये एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, ये आपको याद रखना है, लोकप्रिय। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर आप ध्यान रखना चाहें तो शहनाई भी है सुशिर वाद्य यंत्र, शहनाई। ठीक है, और इसको शहनाई को मंगल वाद्य यंत्र बोला जाता है जनजातियों में, मंगल वाद्य यंत्र बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक सिंगा है जो कि बैल या भैंस के सिंगा से बनाया जाता है। घन में आपको क्या याद रखना है, घन में आप देख लीजिए कि इसमें करताल आ जाएगा आपका, करताल। उसके बाद जो झांझ है वो घंटा। ऐसा आप देखते हैं ना, इस तरीके से छन छन करने वाला होता है ये। तो छन छन ठन ठन, इसमें कोई धातु का यूज किया जाएगा, है ना, धातु के प्रयोग करके ठन ठन की जो आवाज आती है वो घन वाद्य आपका हो जाएगा। ठीक है, झाल आपने इस तरह से देखा होगा, यहाँ पर लगा रहता है कोई रस्सी, मोटा रस्सी का, और इसी तरह से एक और रहता है, दोनों कम मतलब ये जो दोनों मेटल के होते हैं और दोनों के एक दूसरे से टकराने पे ठन ठन झन झन की आवाज आती है, तो ये आपका हो जाएगा घन वाद्य। और नद में देखिएगा तो इस तरह का आपका, इस तरह का जो है, इस तरह का देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका क्या होता है, जिसमें आप ठोक कर बजाते हैं और इसमें थोड़ा सा ढम ढम की आवाज आती है, या ये चमड़ा से
बना होता है चमड़ा का, राइट। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अवनद्ध के एग्जाम्पल। तो आपका मांदर हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, मांदर। इसका ढोल एक एग्जाम्पल हो जाएगा जो आपसे पूछा भी था, और ढोल इसका आंसर भी था, राइट। उसके बाद नगाड़ा आपका आंसर हो जाएगा, नगाड़ा, है ना। तो ये सारे के सारे अवनद्ध हो जाएंगे जो मैंने आपको बता दिया है। इन सारी चीज़ों को आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसका कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या जाता है, पहला पूछा जाता है केंद्री के बारे में। केंद्री को क्या बोला जाता है, तो झारखंड का, चलिए केंद्री, केंद्री आपसे पूछा जाता है जिसको क्या बोलते हैं, झारखंड का वायलिन बोला जाता है, राइट। अगला जो आपसे पूछा जाता है बांसुरी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कि किस बांसुरी जो बनाया जाता है वो कौन से बांस से बनाया जाता है, ये आपसे कई बार पूछ लेता है। अगला पूछता है कि नगाड़ा को किस नाम से जानते हैं, नगाड़ा का अन्य नाम क्या है, ये आपसे पूछ लेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला पूछ लेता है कि मंगल वाद्य यंत्र कौन सा है, जनजातियों का मंगल वाद्य यंत्र कौन सा है, ये आपसे पूछ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे पूछता है और इम्पोर्टेंट भी है, आपको बताना है कि मांदर को किस नाम से जाना जाता है, मांदर का एक अन्य नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है कि कड़ाही जैसी आकृति किसकी होती है, बताइए। कड़ाही जैसी आकृति किसकी होती है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं इसको। चलिए केंद्री को क्या बोला जाता है बताइए, झारखंड का वायलिन बोला जाता है, नोट करिए। झारखंड का वायलिन। बांसुरी को क्या बोला जाता है, लोकप्रिय वाद्य यंत्र। लोकप्रिय वाद्य बोला जाता है, और इसमें जो यूज किया जाता है बांस, वो डोंगी नामक बांस का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नगाड़ा को किस नाम से जाना जाता है बताइए, नगाड़ा को टमाक बोला जाता है, ठीक है, टमाक। मंगल वाद्य यंत्र किसको बोला जाता है, शहनाई को। शहनाई को मंगल वाद्य यंत्र बोला जाता है। और आपको बताना है कि मांदर को किस नाम से जानते हैं, तुमदक के नाम से। मांदर को तुमदक के नाम से जानते हैं। और कड़ाही जैसी आकृति किसकी होती है, धमसा की। धमसा, इसी को आप बोल सकते हैं कड़ू धत्तू, ठीक है? चलिए क्या क्या हम लोग किए हैं, एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एक बार रिवीजन करते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया कि तीन तरह का वाद्य यंत्र बोलेंगे, या चार तरह का बोल सकते हैं। एक तंतु वाद्य है, सुशिर वाद्य है, ताल वाद्य में दो है, घन वाद्य है, और आपका अवनद्ध वाद्य है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपन के द्वारा जो है तार को खींच के बनाया जाता है। एक तारा केंद्रीय भुवांग, भुवांग जैसे ये धनुष आकार का टंकार जैसी ध्वनि जो निकलती है वो भुवांग होता है। और सुशिर वाद्य में ये बांसुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है। डोंगे नामक बांस इसमें यूज होता है। लोकप्रिय, लोकप्रिय कौन सा है, तो ये बांस वाला जो बांसुरी है ये लोकप्रिय माना जाता है। शहनाई को मंगल वाद्य बोला जाता है। तो जो भी बांस का बना हुआ बांसुरी है ये शहनाई है, इसको फूंक कर बजाते हैं इसलिए इसको सुशिर वाद्य बोलते हैं। ताल वाद्य में घन वाद्य जिसको ठोक ठोक के बजाते हैं, ताल करताल झाल, ये सारे के सारे। अवनद्ध में आपके मांदर ढोल नगाड़ा, जो कि के बारे में हमने अब ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में रैपिड फायर में ये वाला जरूर याद रख लीजिएगा, ये आपको याद रखना ही रखना है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। डबल ट्रिपल स्टार जितना लगाना है लगा लीजिए, इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केंद्री को झारखंड का वायलिन बोला जाता है, बांसुरी को लोकप्रिय वाद्य यंत्र बोला जाता है, और बांसुरी में जो यूज किया जाता है बांस, उसको डोंगी बोला जाता है। डोंगी नामक बांस से ये बनाया जाता है। नगाड़ा को टमाक बोला जाता है। मंगल वाद्य यंत्र शहनाई है। मांदर आपका तुमदक के नाम से जाना जाता है। और कड़ाही को धमसा या कड़ू धत्तू बोलते हैं, यानी कि कड़ाही जैसी आकृति, कड़ाही जैसी आकृति इसको कर लीजिए, कड़ाही जैसी
आकृति। ठीक है, कढ़ाई जैसी आकृति धमसा या इसी को कड़ू धातु बोलते हैं, इसकी होती है। ठीक है, ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या था? इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, ढोल। और ढोल क्या है? एक औनध्य वाद्य यंत्र है। औनध्य वाद्य यंत्र है। धमसा या कड़ू धातु, धमसा या कड़ू धातु की आकृति कैसी होती है? तो कड़ाही जैसी आकृति होती है, कड़ाही जैसी आकृति होती है। डमरू किस में आ जाएगा? ये भी एक औनध्य में आ जाएगा, औनध्य वाद्य यंत्र। ठीक है, ओके सर जी, एक क्वेश्चन केंद्रीय से तरह से पूछा था, इसमें से कौन यंत्र हिंदुस्तानी संगीत की सारंगी के समान है? सही केंद्रीय होगा, वेरी गुड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 9। पखावज वादन के कलाकार कौन है? बताइएगा, पखावज कौन प्लेइंग करते हैं? हु आर द आर्टिस्ट इन पखावज प्लेइंग? फटाफट से आंसर कीजिएगा। कुछ ज्यादा डिटेल हो जा रहा है ना, जिसके कारण काफी कम लोग यहाँ पर टिक रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जितने लोग हैं शानदार सीख के जाएंगे और शानदार रिवीजन होगा। आंसर कीजिएगा तो श्रवण कुमार और कांडे मुंडा दोनों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। मुंडारी कविता संग्रह हिसीर के कवि कौन है? मुंडारी कविता संग्रह हिसीर के कवि कौन है? और आदि धर्म नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट से आंसर कीजिएगा। सी इसका आंसर आ रहा है। और रामदयाल मुंडा को पद्मश्री कब मिला था? 2010 में मिला था, 2011 में मिला था, या 2012 में मिला था, या नन ऑफ दीज? एक बार आप लोग आंसर करके बता दीजिएगा फटाफट से। जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। अब बात आई है मुंडारी की, तो मुंडारी से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए करिए, या इसका पीडीएफ तो मिलता ही, आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब फटाफट से मुंडारी से यानी कि मुंडा जनजाति के जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ या पुस्तक है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इनका एक लोक कथा बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इनका एक लोक कथा जरूर याद रखना है, तो बोंगा। इनका एक लोक कथा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इनका जो एक प्रमुख कहानी है, मतलब इनके कथाओं का जो संग्रह है जिसमें कथा होता है, उसका नाम है मटूरा कहानी। मटूरा कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला जो आप, अच्छा, मटूरा कहानी की रचना किसने की है? रचनाकार। तो रचनाकार अगर आपसे पूछता है ना, तो मिनास अड़ैया याद रखिएगा। मिनास अड़ैया। कथा अगर आपसे पूछते हैं, व्याकरण पूछता है, तो अगर व्याकरण की बात करते हैं, व्याकरण भी आपको याद रखना है। बताइए, मुंडारी ग्रामर। ठीक है, कब प्रकाशन हुआ था? 1882 में, 1882 में, राइट, 1882 में। एटलीस्ट इतना याद रखिए, बाकी हम लोग धीरे धीरे करके और भी कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। एक क्वेश्चन आपको बताना है कि कालीचरण हेम्ब्रम, जिनको मतलब एक पुरस्कार मिल चुका है, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनकी रचना कौन सी है? काली चरण हेम्ब्रम का। एक मैं एक्स्ट्रा आपसे पूछ रहा हूँ, सिर जाली जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, कब मिला था ये? संथाली भाषा के हालांकि रचनाकार हैं ये। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 2019 में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं भी अगर पूछना चाहे तो ये पूछा जा सकता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। बाकी चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर कीजिएगा। If an object is weighted while submerged in water, what will be the effect on its weight compared to when it is weighted in air? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। अब साइंस के कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसमें कमी आएगी, तो 11 का आप सी आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सा रैपिड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हार्ड हो जा रहा है, राइट? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताना है यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। और ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। इफ अ सोर्स ऑफ लाइट और साउंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्वर स्टार्ट्स मूविंग अवे एट द सेम स्पीड, व्हाट विल हैपन टू द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी? वेवलेंथ यानी कि आप क्या बोल सकते हैं? वेवलेंथ बोले तो क्या? तरंग दैर्ध्य। और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। फटाफट से बताइए। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है और इसका ऑप्शंस भी आपके सामने है। आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, 12 का आंसर हो जाएगा कि इसमें जो वेवलेंथ है और इसकी जो आवृत्ति है वो नहीं बदलेगा। आवृत्ति यानी कि इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है वो, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य यानी कि अगर आप इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से, तो दो, ये आपका दो क्रस्ट या फिर जो आपका ये होता है, मतलब ये टॉप वाला या फिर ये बॉटम वाला, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमडा बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमडा यानी कि वेवलेंथ बोलते हैं, संदैर्ध्य बोलते हैं, जिसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। ठीक है, और आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो बी जितने भी सोच रहे हैं, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताना है किसी दर्पण से आप चाहे कितने भी दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। इसमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल इस समतल और उतल दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आंसर कीजिए जरा। निम्न में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम अणु है? और कल हमने बताया था कि अणु की खोज किसने की थी? बताइए, खोज किसने की थी जिसका अर्थ होता है अविभाज्य? डेमेक्रेट्स हमने आपको बताया था। ठीक है, डेमेक्रेट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम हाइड्राइड। ऑप्शन नंबर बी। ये प्रथम जो है, ये ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम आकार का अणु माना जाता है, हीलियम हाइड्राइड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? अब कुछ क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से है, तो कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर कीजिएगा कि व्हाट इज कॉल्ड व्हेन सेवरल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन ए स्मॉल एरिया विदाउट टेलीफोन वायर्स? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर रहे हैं और सभी को करना है। आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है सबका, लैन का, वैन का, और क्या, पैन का बताइए, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। मैन का बताइए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन तारों को परस्पर जोड़ दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको लैन बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। व्हाट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड गवर्नमेंट एजुकेशन कॉर्पोरेट पब्लिक एंड प्राइवेट कंप्यूटर्स कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए सभी को। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी को इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर फटाफट से आंसर करिए।
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कम जनों का आंसर आ रहा है। इंट्रानेट, इंट्रानेट, बिल्कुल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट, ऑप्शन नंबर ए, इंट्रानेट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन, अच्छा चलिए इससे रिलेटेड क्या क्या आप जानते हैं फटाफट से बताइए जरा। इंटरनेट या इंट्रानेट से रिलेटेड क्या क्या जानते हैं? देखिए सुनिए जरा ध्यान से एक बार। सबसे पहले अगर आपसे पूछता है कि इंट्रानेट का हम यूज़ कहाँ करते हैं, वैसे ही तो मेरे पास है ही। इंट्रानेट जो यूज़ किया जाता है वो कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी के लिए इंट्रानेट यूज़ करते हैं। और इंटरनेट जो होता है ना वो ग्लोबली आपका यूज़ होता है, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, ग्लोबली प्रयोग होता है ये, ठीक है। और एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट ये सप्लायर्स और कस्टमर के लिए होता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स के लिए, ठीक है। और डार्क नेट तो नाम से पता पता चल रहा है, या डार्क वाला कुछ ऐसा होगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 17, ये लीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है, ये पूछा गया है आपसे। बताइएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल मेल एक्सेस प्रोग्राम, और इंटरनल मेल असिस्टेंट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 का आंसर अभी तक नहीं आया, मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है क्या ये, बताइए। प्रोटोकॉल, ओके, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब आगे बताइए इस प्रश्न का उत्तर, IMAP का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर आना शुरू हो गया और जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए कुछ प्रोटोकॉल आपके साथ हम रिवीजन करते हैं, आपको मजा आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स आप फटाफट से देख लीजिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मैं पूछ लेता हूँ आपसे, फटाफट से आंसर करते जाइएगा। सबसे पहले वेब का फुल फॉर्म आप बता दीजिए, वेब, वेब का फुल फॉर्म बताइए जो कि एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद TPP का फुल फॉर्म बताइए, फिर POP का फुल फॉर्म बताइए, फिर आपको बताना है TCP/IP का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। उसके बाद आप बता दीजिए क्या, चलिए कम से कम इतना बताइए पहले, एक पोप का बताइए। पोप तो मैंने लिख ही दिया है। SMPT का बताइए, SMPT, इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए, फटाफट से बताएं जितने भी लोग हैं। वेब का याद रख लीजिएगा कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, मैं लिखते जाता हूँ, इंपॉर्टेंट होगा आपके, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, नोट कर दीजिए, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। PPP का पूछता है तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पोप अगर आपसे पूछता है तो आंसर क्या करेंगे बताइए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और अगर 3 लिखा हुआ रहता तो आप समझिएगा कि इसका वर्जन 3 है। TCP/IP कई बार आपसे पूछा गया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMPT, SMPT बताइए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल, SMTP है ना ये, SMTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर बात आई है TCP/IP की, तो TCP/IP थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न आपके रहे, इससे क्या क्या आप याद रख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बताइए।
टीसीपी आईपी से रिलेटेड पहले तो ये याद रख लीजिएगा, किसी भी इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है ना कि छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है। क्या करता है? ये छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है इंफॉर्मेशन को। छोटे छोटे पैकेट में जो इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन उसको क्या करता है? तोड़ता है। ये पहला पॉइंट तो ये याद रखना। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करना चाहे तो बस इतना ही करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि टीसीपी आईपी या इंटरनेट दोनों के जो जनक है वो कौन है? जनक तो विंट सर्फ माने जाते हैं, विंट सर्फ, ठीक है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कि यूआरएल के जनक कौन है? कितने लोग बताते हैं, बताइए। फादर ऑफ यूआरएल, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये अगर आपसे पूछता है तो जरूर याद रख लीजिएगा, टिम बर्नर्स ली है, ठीक है। टिम बर्नर्स ली, इसको WWW का जनक भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीज याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए बात आई है इंटरनेट की, तो इंटरनेट से रिलेटेड एक बात बता दीजिए कि इंटरनेट सबसे पहले इंडिया में कब आया था? 15 अगस्त 1995 को सबसे पहले इंटरनेट आया था VSNL के द्वारा, बोले तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। वेब पेज कहलाता है, वेरी इजी। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इंटरनेट का जनक हमने बता दिया है कि इंटरनेट के जनक कौन है, तो विंट सर्फ है, विंट सर्फ। अच्छा बता दीजिए गूगल की स्थापना कब हुई थी और किसके किसके द्वारा की गई थी? तो ये याद रखिएगा 1998 में गूगल की स्थापना की गई थी लेरी पेज और सर्गी ब्रेन के द्वारा। लेरी पेज और सर्गी ब्रेन के द्वारा जो है वो गूगल की स्थापना की गई थी, एटलीस्ट इतना जरूर याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, यह बता दीजिएगा और इसका आंसर कर सकते हैं बिल्कुल। तो टीसीपी आईपी जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। और टीसीपी का फुल फॉर्म हमने क्या बताया था, बताइए, नोट कर लीजिए एक बार दोबारा से। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये क्या करता है? छोटे छोटे पैकेट में इंफॉर्मेशन को तोड़ता है, हमने बता दिया है। और टीसीपी आईपी के जो जनक माने जाते हैं या इंटरनेट के जनक माने जाते हैं, दोनों के सेम है, विंट सर्फ है, विंट सर्फ। ये आपको एटलीस्ट इतना याद रखना है, ठीक है। और प्रोटोकॉल से रिलेटेड हमने बता ही दिया है एक प्रोटोकॉल। कौन कौन सा रिवीजन करवाया हमने? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बताया, फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बताया मैंने, फिर IMAP का बताया था फुल फॉर्म, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है। कौन सा? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ से आपका मैथ का कुछ क्वेश्चन है और मैथ के कुछ क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अब ये तो इजी है, फटाफट से आप लोग आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, वेरी इजी। पहले तो एक इक्वेशन बना लीजिए, आप ये दोनों का इक्वेशन बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा, आप ऐसा मान के चल सकते हैं क्या कि अगर आप इसको 4 मान लेते हैं, इसको अगर 1 मान लेते हैं और 4 और 1 इसको मान लेते हैं, तो 4 और 1 5:3 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से x का वैल्यू मान लीजिए 4 और y का वैल्यू मान लीजिए 1। पुट करके भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो अगर हम 4 मानते हैं तो 4 चौके 16 और 1 का स्क्वायर 1, 17 अनुपात कितना हो जाएगा? ये आपका 4 चौके 16 माइनस 1, 17:15 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो वेरी इजी। एक तो ऐसे बना सकते हैं
और अगर आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, बराबर 3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4 हो गया और y इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी चाहें तो निकाल सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक ठाक है। लेकिन जब आपके माइंड में नहीं आ रहा हो कि क्या पुट करना है, तब ये वाला मेथड आपका हर जगह पे यूजफुल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए सीजीएल में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरा जो 3 साल वाला प्रीवियस ईयर वाला है वो आप देखेंगे, और शायद ये 15 या 16 में पूछा गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर फटाफट से बता दीजिएगा कि एक भवन निर्माता ने रुपीज 2550 उधार लिए, जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बार वार्षिक किस्त में लौटाने थे। तब प्रत्येक किस्त कितने की होगी? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करने की कोशिश करिए सभी कोई। अच्छा क्वेश्चन है ये। सर्फ एक्सेल, अच्छा नहीं, सर्फ एक्सेल वो तो निरमा पाउडर वाला आप चले गए। देखिए यहाँ पर तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स हैं हालांकि, लेकिन ये मैं बहुत आसान मेथड आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इसको परसेंटेज को तोड़ लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू में। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि अब 4% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/25, 1/25 हो जाएगा। तो पहले साल का जो इसका किस्त होगा वो 25 से 26 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल का हम जब करते हैं तो 25 का स्क्वायर करेंगे और इसमें फिर 26 का स्क्वायर करेंगे। लेकिन देखिए किस्त जो होता है वो हमेशा बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर किस्त यहाँ भी स्क्वायर करना होगा, यानी कि यहाँ हमें 26 से गुना करना होगा। तो अगर हम इधर 26 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी हम 26 से गुना करेंगे। ये 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान मेथड है और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, तो जरूर याद रख लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये गुना करने के बाद कितना आता है बताइए। तो 25 और 650 आ जाएगा ये, और ये 625 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 12 और कितना आएगा, 12-25 आ जाएगा। ठीक है, 12-25 आ गया। ओके, अब देखिए क्या, अब आपको क्या करना है, वेट थोड़ा सा वेट करें। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, राइट। ठीक है, अब जब इसको आप ये करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 676 गुने 2, मतलब कि 1352 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये हमारा उधार लिया गया राशि है। चलिए एक व्हाइट पेपर में हम आपको बढ़िया से बताते हैं, क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए, फिर पता चले कि कुछ गया ही नहीं माइंड में। ओके, लेते हैं एक पहले। ठीक है, सुनिए। सबसे पहले हमारे पास 4% जो है इसका रेट दिया हुआ है। ठीक है, रेट हमारे पास दिया हुआ है, और एक तरीके से प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया हुआ है बताइए। तो ये प्रिंसिपल दिया था 25-50 रुपीज। ठीक है, यही था, और प्रत्येक किस्त का वैल्यू पूछा हुआ था। तो देखिए ऐसे प्रश्न को सबसे पहले बनाने के लिए 4% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए, 1/25 हो जाएगा। अब किस्त में जो होगा वो पहले साल के लिए 25 से 26 हो जाएगा, और दूसरे साल के लिए आप क्या कर लीजिए, इसी का स्क्वायर कर लीजिए, 25 स्क्वायर 26 स्क्वायर। लेकिन किस्त ये हमेशा किस्त होता है, राइट, ये किस्त होता है, किस्त हमेशा बराबर होता है। तो ये 26 का स्क्वायर है तो इसको भी 26 का स्क्वायर बनाना होगा, इसको भी हम 26 से गुना करते हैं, और ये तो स्क्वायर है ही। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो ये कितना आया था, 650 आया था, और ये कितना आया था, 625 आया था। ठीक है, 625 आया था। तो इसको अगर आप जोड़ते हैं तो ये 12-25 आ जाएगा आपका, 12-25, और इसको जब आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, नहीं 12-25 नहीं आ रहा, ये 12-75 आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, ये 12-75 आ रहा है। ठीक है, ये 12-75 आ रहा है, और इसको करेंगे तो कितना आ रहा है, 1352 आ रहा है, मतलब 676 गुने 2 कर लीजिए। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, दोनों तीन चीज समझिएगा इसमें क्या क्या है सो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये किस्त का राशि है,
ठीक है, ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है, और यही प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि ये 2 गुना है। और किस्त कितना होता है, 676 होता है, तो 676 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 1352 हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब शायद आप समझ पाए होंगे। तो ये मेथड है और ये शानदार मेथड है। ऐसे मेथड से आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्लियर हो गया होगा, वेरी इजी, बहुत इजी है। अब थोड़ा समझाने में मतलब समय लग रहा था, लेकिन अब खुद आप आसानी से बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। 25 26, फिर 25 का स्क्वायर, ये 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर करने के लिए 26 से इधर गुना, 26 से इधर गुना। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 625, और ये आपका कितना हो जाएगा 650। दोनों को जोड़ेंगे तो 1275, इधर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 673 गुने 2, यानी कि 1352। राइट, ये वाला जो है ये इसका 2 गुना है, तो ये किस्त होता है ना ये वाला, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 1252 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इजीली निकाल सकते हैं। इस मेथड को अच्छे से बार बार रिपीट कर लीजिएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये तो इजी है, सभी को आंसर कर सकते हैं। कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है, दोनों का योग 27 है, यानी कि 5 4 9 का वैल्यू 27 है। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आयु का अनुपात क्या है, 5:4 है, यानी एक्स का वैल्यू यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो यह 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 15, और 6 साल बाद 4 तिया 12, और 6 साल बाद तो ये कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 18। 3 से काटेंगे 7, 3 से काटेंगे 6, यानी कि 7:6 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेरी इजी, ये बुक काफी इजी क्वेश्चन है, सभी को कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हैं, वेरी इजी। 49 लड़कों की कक्षा में, यानी कि टोटल जो दिया हुआ है आपके पास 49 दिया हुआ है। रामों का स्थान प्रारंभ से है ना, प्रारंभ से दिया हुआ है, आप इसको लेफ्ट मान सकते हैं। कितना, प्रारंभ से ही कर लीजिए ना इसको, प्रारंभ से, प्रारंभ से कितना है 18 है, और अंत से आपसे पूछा हुआ है, अंतिम से पूछ रहा है कितना होगा। तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही आपका प्रारंभ और अंत जैसा काम करेगा। तो टोटल हमारे पास 49 है, और लेफ्ट मान लीजिए कि 18 दिया है, राइट आपसे पूछा है 1 कर देंगे, यानी 17 माइनस करेंगे 32, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी इजी है, काफ़ी इजी है। तो ये फॉर्मूला से आप इजीली याद रख सकते हैं और इजीली बन जाता है। ये तो खैर सभी को आंसर कर सकते हैं। बताइए कि जैसे न्यायालय संबंधित है न्याय से, तो विद्यालय किससे संबंधित होगा, ये शिक्षा से, एजुकेशन से संबंधित होगा, डी ऑप्शन, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जिसे चलना संबंधित है दौड़ने से, चल रहे हैं, इसी का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है थोड़ा सा दौड़ना। तो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन क्या होगा, जोर जोर से हंसना, लाफिंग, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26। आंसर कीजिएगा कि एक महिला का फोटो दिखाते हुए रमेश कहता है, कौन कहता है, ये रमेश कहता है, रमेश कहता है, क्या कहता है, उसके दादा, किसके दादा, मतलब महिला, महिला के दादा की बात कर रहा है। और महिला के दादा कौन होंगे, पहले इनके पिताजी होंगे, फिर इनके पिताजी होंगे, तो महिला के दादा के इकलौते बेटे की पुत्री है, यानी कि एक दोनों क्या हो गए, भाई बहन। तो बहन इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी ये भी। ठीक है, चलिए इस तरीके से मुझे लगता है हाँ टोटल क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। राइट, आज का सेशन आपको कैसा लगा है एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है सारी चीज़ों को, और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप डेली एक एक सेट इस तरीके से मैंने टेस्ट के रूप में लगाते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ों को देखते हैं, तो ये आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए क्या क्या पढ़े एक बार रैपिड हम लोग रिवीजन करते हैं शुरू से लेके अंत तक, है ना।
तो देखिए हमने पूछा था आपसे कि हाल ही में न्यूकोम इल्लो महोत्सव कहाँ मनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हैप्पी स्टडी जोन का। साथ ही साथ आप www.happystudyyone.in पे भी आप इस टेस्ट को पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमने बताया था कि डी नंबर सुमेलित नहीं है, क्योंकि शिक्षण संस्थान की स्थापना 31 में नहीं बल्कि 30 में है। तीसरा क्वेश्चन था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम स्थापना किया गया था नागौर जिला के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 था। सुदूर संवेदन संस्थान अवस्थित है हैदराबाद तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, ये हमने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 था कि 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने रामगढ़ के बिहिटा गांव में। अगला कि झारखंड पार्टी ने 21 वर्ष पहली बार विधानसभा में चुनाव में भाग लिया था, 1952 में 33 सीट प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जात नागा के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ढोल बजाया जाता है, जो कि एक औनद्य वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि पखावज वाद्य कलाकार कौन है, तो ये श्रवण और कांटे मुंडा दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर था। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 कि मुंडारी कविता संग्रह हीसीर के कवि कौन है, तो ये थे रामदयाल मुंडा। अगला किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज वेटेड व्हाइल सबमर्ज्ड इन वाटर, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स वेट कंपेयर टू व्हेन इट इज वेटेड इन एयर। इसमें कमी आएगी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसका आंसर ऑलरेडी आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना प्रारंभ करता है तो क्या होगा। इफ द सोर्स ऑफ लाइट और साउंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्वर स्टार्ट्स मूविंग अवे एट द सेम स्पीड, व्हाट विल हैपन टू द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी दर्पण से आप चाहे कितने भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव होता है, क्या होता है, समतल और उतल में सदैव सीधा होता है, इरेक्ट होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम भार अणु है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन यूनिवर्स, हीलियम हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन लाइन के तार को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे। व्हाट इज कॉल्ड when several computers are connected in a small area without telephone wires। इसका आंसर था लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट और सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की वैश्विक प्रणाली है। व्हाट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड गवर्नमेंट, एजुकेशनल, कॉर्पोरेट, पब्लिक, प्राइवेट एंड कंप्यूटर्स कॉल्ड। इसको बोलते हैं इंट्रानेट, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिसका आंसर ऑलरेडी दिखा हुआ है, IMP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है, क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके जनक विंडसर्फ माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर था क्या, 17-15, ऑप्शन नंबर डी। 21 का आंसर क्या था, 13-52, ऑप्शन नंबर ए। मेथड मैंने बता दिया था। 12 का सही आंसर था 9, 3, 17, 7, 6, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, 32 इस प्रश्न का उत्तर था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, तो विद्यालय संबंधित होगा शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मुस्कुराना संबंधित होगा लाफिंग से, ऑप्शन नंबर सी। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहन, सिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है, लाइक ज़रूर करके जाइएगा जो भी लास्ट तक जुड़े हुए हैं। और ये शानदार सेशन अगर आप डेली देखते हैं तो आपके अंदर बहुत अमूलचूल परिवर्तन होगा। मतलब एक्सप्लेन जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आप भी अगर नोट करते जाएं डेली बेसिस पे,
तो बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आपको खुद में देखने को मिलेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने मन से कर दिया करिए। ये मेरा बोलने का आदत नहीं है, लेकिन मैं इतना बोल देता हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। तो आज का सेशन आपको कैसे लगा है ज़रूर बताइए। और आप इसके साथ साथ इसको अगर पढ़ना चाहें जब भी, जैसे जो मिनी टेस्ट 1 हुआ है वो एक्सप्लेनेशन के साथ में टेलीग्राम में भी डाल दिया गया है। वैसे अच्छे से अगर आपको देखना है तो आप लॉगिन करिएगा नेट पे www.happystudyzone.in। इस पे भी आप लॉगिन करके और वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये देखिए, ये आपका ये है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाके और आप वहाँ भी मिनी टेस्ट को पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन है हैप्पी स्टडी जोन का, हैप्पी स्टडी जोन के एप्लीकेशन पे भी आप टेस्ट वाले पोर्शन में जाइएगा। सबसे पहले तो अब मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद आप फ्री मटेरियल में चले जाइएगा। फ्री मटेरियल, ठीक है। फ्री मटेरियल का एक ऑप्शन होगा, उसमें जाने के बाद आप टेस्ट वाले पोर्शन में चले जाइएगा। टेस्ट वाले पोर्शन में आपको मिनी टेस्ट मिल जाएगा, और इस मिनी टेस्ट में आप ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे। और वैसे भी अब जो सारे एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं, तो आप इसका आदत अब बनाना शुरू कर दीजिए। तो ये ऑनलाइन मोड में मिनी टेस्ट 2 के नाम से मिल जाएगा। 1 अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके देखिए और खुद का रैंक देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, क्या गलती हो रही है वो सुधार कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है, आप जाइए और इसको आप अवेल कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का क्वेरी होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।